एवरीवन, वेलकम बैक टू योर वेरी ओन चैनल तान्या सिंह। और आज हम लोग जो है क्लास 11 की चीज़ों को स्टार्ट करने वाले हैं। जो आपकी फर्स्ट बुक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, उसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। एंड वी आर गोइंग टू कवर द एंटायर सिलेबस एंड दिस इज़ अ पार्ट 1 ऑफ द वीडियो। एंड हाउ करने वाले हैं, इस चैप्टर में काफ़ी सारे चेंजेस आए हैं। इफ़ आपने सिलेबस पढ़ा होगा तो यू हैव सीन इट, ठीक है। तो क्लास 11 का लेट्स कंटिन्यू विदाउट एनी डिले। के नोट्स आपको मिल जाएंगे टेलीग्राम चैनल से। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। डिस्क्रिप्शन पे जाइए, उस पर क्लिक कीजिए एंड यू विल रीच इट। और सारी CBSE अपडेट्स भी आपको मिल जाएंगे। अब हम लोग थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर थोड़ा सा जो है इंस्टेड ऑफ बहुत ही शॉर्ट में आपको सब कुछ बता के 15-20 मिनट की वीडियो बनाने से अच्छा है हर एक पार्ट को मैं आपको बहुत ही इन डिटेल समझाने वाली हूँ, सो दैट इट इज़ कि आगे भी आपके लाइफ में वो काम आए, राइट। तो अभी आपका कॉन्स्टिट्यूशन, ये आपका सिलेबस है। सिलेबस भी टेलीग्राम चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है, आपने देखा होगा, बट मैं फिर भी बताती हूँ। तो ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन चैप्टर है। और कॉन्स्टिट्यूशन वाई एंड हाउ में आपसे वाई एंड हाउ तो पूछा गया है, मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा है, फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ आप देखेंगे तो आपकी बुक के चैप्टर नंबर 1 में नहीं है, ठीक है। वो किधर है, वो जो है वो आपके चैप्टर 2 राइट्स जो है, राइट्स इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, इस चैप्टर में आपको मिलेगा फंडामेंटल राइट्स एंड ड्यूटीज़ वाला टॉपिक, साथ ही साथ डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स वाला टॉपिक। तो जो है इसके अंदर जो है कहने को तो इसके अंदर फर्स्ट चैप्टर ही है, लेकिन फंडामेंटल राइट्स और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ द स्टेट पॉलिसी वाला जो है टॉपिक, ये आपको मिलेगा चैप्टर 2 ऑफ योर बुक में, ठीक है। तो इसीलिए जो इसके पार्ट्स होंगे वो मैं आपको चैप्टर 2 पढ़ाते वक्त करवाऊंगी। ऑल्दो ये चैप्टर 1 में ही आ रहा है, चैप्टर 2 यहाँ से हटा दिया गया है और उसको चैप्टर 1 के साथ मर्ज कर दिया गया है, तो डोंट गेट कंफ्यूज। और साथ ही साथ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स हैं। वैसे तो इसमें रेफरेंस मटेरियल में सिर्फ एक सेंटेंस दिया हुआ है, आप मानेंगे नहीं, एक सेंटेंस दिया हुआ है, बट स्टिल इसका भी थोड़ा बहुत मटेरियल जो है कुछ चैप्टर्स में है इस बुक के, जैसे फिलॉसफी एंड लिविंग डॉक्यूमेंट वाले चैप्टर्स में। तो विल ट्राई टू डू इट, आई शो यू। तो इस वाले में और इस वाले में भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स के बारे में कुछ बातें दे रखी हैं। तो जहाँ जहाँ से भी रेलेवेंट होगा वो सारा मटेरियल हम लोग फर्स्ट में करेंगे। और आपको सबसे पहले ये सारा सिलेबस समझाया जा रहा है, शायद ही कोई आपको ऐसे समझाएगा। फर्स्ट चैप्टर होगा और सेकंड चैप्टर भी टू एन एक्सटेंट होगा ही, एंड थोड़ा सा पार्ट आपका फिलॉसफी कॉन्स्टिट्यूशन एज अ लिविंग डॉक्यूमेंट से लिया हुआ है। तो ये तीनों चैप्टर्स को कंबाइन करके आपका बनता है चैप्टर 1। तो आपको फाइनली जो है रिगार्डिंग द सिलेबस कंफ्यूजन नहीं होगी और कोई भी आपको ऐसे नहीं समझाएगा, तो आप ध्यान से समझें, ठीक है। थोड़ा सा टाइम लगता है लेकिन क्वालिटी हमेशा जो है वो ज़्यादा रहनी चाहिए। सो पहला हमारा टॉपिक है कि वाई डू वी नीड द कॉन्स्टिट्यूशन, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन हम सब पढ़ते हुए आए हैं। कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इट्स अ रिटन डॉक्यूमेंट जिसके अंदर रूल्स होते हैं, प्रोसीजर्स होते हैं फॉर गवर्निंग द सोसाइटी। ये डॉक्यूमेंट है, वो डॉक्यूमेंट है। ये तो बचपन की बातें हो चुकी हैं। आपसे सीधा सीधा जो है लॉन्ग में पूछ लेंगे कि आप रीजंस बताइए कि आज की डेट में हमको कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए। सिंपल क्वेश्चन वुड कम। तो इसके पीछे 5 रीजंस है। मैंने ये लिखा है बिकॉज आपसे इंडिविजुअल 2 मार्क्स में ही पूछ सकते हैं कि कैसे कॉन्स्टिट्यूशन अलाउ कर रहा है। तो इंडिविजुअल भी आ सकता है और सेपरेटली भी आ सकता है। तो आइए, पहला रीज़न है कि कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज दी कोऑर्डिनेशन एंड अश्योरेंस। कोऑर्डिनेशन एंड अश्योरेंस कैसे देखें, हम एक सोसाइटी में रहते हैं, ठीक है, और सोसाइटी एक बहुत लार्ज ग्रुप है। और ऐसा तो है नहीं कि सोसाइटी में सारे लोग डिफरेंट हैं। डिफरेंट रिलीजन है, डिफरेंट लैंग्वेज है, डिफरेंट हॉबीज़ है, डिफरेंट टेस्ट है। मान लीजिए ये तो इंडिया की बात है कि इंडिया में इतने रिलीजन है, बाहर नहीं होते हैं, लेकिन ओपिनियन तो सबका अलग रहेगा ना, हॉबीज़ तो सबकी अलग रहेगी। और एक पॉइंट ऐसा भी आएगा जब आपके व्यूज़ डिस्प्यूटिंग होंगे। जैसे मान लीजिए मैं एक लेबरर हूँ और आप इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। अब आप चाहते हैं कि भाई मैं तो लेबर्स को कम पैसे दूँ ताकि क्या हो, मेरी जो प्रोडक्शन कॉस्ट है वो कम हो जाए, लेबर्स को मैं कम दूँ। और एक लेबरर यानी कि मैं क्या चाहती हूँ कि मुझे ज़्यादा वेजेस मिले,
तो मेरे जो ओपिनियन है या जो मेरा इंटरेस्ट है वो इनके इंटरेस्ट से, आपके इंटरेस्ट से क्या हो रहा है, कन्फ्लिक्ट कर रहा है। तो डेफिनेटली किसी भी सोसाइटी में डाइवर्सिटी आप कभी भी नहीं भूल सकते, सारे सेम होंगे तभी भी देयर आर डिफरेंसेस, और कहीं ना कहीं वी आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर, है ना। क्योंकि लेबरर फॉर एग्जाम्पल्स जितने आप करेंगे उतना ही आपका जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल और आंसर की जो क्वालिटी है आपकी वो इम्प्रूव होगी, राइट। तो जो आपस में क्या है, डिपेंडेंट है, तो ऑब्वियसली हमें कुछ ऐसा चाहिए जो हमारे बीच में कोऑर्डिनेशन लाए, वरना क्या होगा, ऐसा कुछ नहीं होगा तो हर एक पर्सन इनसिक्योर होगा, है ना, क्योंकि उन्हें नहीं पता कि व्हाट द मेंबर्स ऑफ देयर ग्रुप कुड डू टू ईच अदर, है ना। और कौन किस पे क्लेम करेगा, तो सारे इनसिक्योर रहेंगे, किसी को कुछ नहीं मिल पाएगा। इसलिए भलाई किसमें है कि कुछ बेसिक रूल्स रखे जाएं जिसको पब्लिकली प्रोम्युलेगेट किया जाए। दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, पब्लिकली प्रोम्युलेगेट करना। प्रोम्युलेगेट मतलब कि उसको फाइनली ऑफिशियली डिक्लेयर कर देते हैं ना, जब कोई लॉ बन जाता है उसके बाद उसको डिक्लेयर करते हैं कि अब से वो इफेक्टिव होगा, तो इसको बोलते हैं प्रोम्युलेगेशन। उसको फैलाना, सारे मेंबर्स को पता होना चाहिए और एक मिनिमम कोऑर्डिनेशन एटलीस्ट बैठे, कुछ ऐसे रूल्स हों कि भाई हमको ऐसे काम करना है जिससे थोड़ा सा मिनिमल कोऑर्डिनेशन बैठे डिस्पाइट बीइंग डाइवर्सिटी। तो इसके अंदर दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, एक तो ये सारा पब्लिकली प्रोम्युलेगेट होना चाहिए, दूसरा जो है एनफोर्सेबल होना चाहिए। ये नहीं कि आपने सबको बता दिया बट जब तक वो एनफोर्सेबल नहीं होगा, एनफोर्सेबल मतलब कि जब तक कि आपने लॉज बना दिए उसकी कोई पनिशमेंट नहीं रखी, ठीक है, बस लॉज बना दिए, क्या उन्हें कोई फॉलो करेगा? जब हम उसकी पेनाल्टीज़ या पनिशमेंट दिखाएंगे तो लोग उस पनिशमेंट से डरेंगे और तभी वो फॉलो करेंगे। तो वही है कि एनफोर्सेबल होना चाहिए, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ रूल्स बनाने से कुछ नहीं होगा, उसे लीगली एनफोर्सेबल कीजिए, तभी सभी को एश्योरेंस मिलेगी कि सभी लोग उसको फॉलो करेंगे। तो ये तो हो गया फर्स्ट फंक्शन की इट इज़ प्रोवाइडिंग अ सेट ऑफ बेसिक रूल्स फॉर द मिनिमल कोऑर्डिनेशन ऑफ द मेंबर्स। वो बेसिक रूल्स कौन देता है? वो बेसिक रूल्स कॉन्स्टिट्यूशन में ही तो लिखे होते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन नहीं तो बेसिक रूल नहीं तो कोऑर्डिनेशन भी नहीं। यहाँ पर एक कार्टून आपको दे रखा है, देखिए, ये यूरोपियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है, फाउंडिंग फादर्स हैं। तो यूरोप जो है, यूरोपियन यूनियन, उन्होंने जो है एक अटेम्प्ट किया था। यूरोपियन यूनियन एक रीजनल ऑर्गेनाइजेशन है यूरोप की, जिसको आप क्लास 12 में पढ़ने वाले हैं, ठीक है। टिल नाउ जो है उन्होंने कोशिश की थी कि हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे, लेकिन क्या हो गया था, वो जो है वो फेल हो गए थे इस चीज़ में। तो यहाँ पर जो है ये बताया जा रहा है कि हर कॉन्स्टिट्यूशन जो है एक कोऑर्डिनेशन बिठाना ज़रूरी है, एक मिनिमल कोऑर्डिनेशन लोगों में होना ज़रूरी है। कॉन्स्टिट्यूशन यूं ही नहीं बन जाता, इट नीड्स दैट कोऑर्डिनेशन, इट नीड्स दैट थिंग। डज दिस ऑलवेज हैपन इन एनी कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग? देखिए, हर एक कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग फेल हो ज़रूरी नहीं है, इंडिया इज़ एन एग्जाम्पल, ठीक है। बट हाँ, मोस्ट ऑफ द टाइम इट्स वेरी डिफ़िकल्ट। कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग का टास्क जो है वो बहुत डिफ़िकल्ट है, क्योंकि आपको सभी के इंटरेस्ट को लेकर चलना है। उसके बाद आइए स्पेसिफिकेशन ऑफ द डिसीजन मेकिंग। तो सेकेंड फंक्शन जो है कॉन्स्टिट्यूशन का क्या होता है कि वो डिसाइड करता है, ठीक है, हमने देख लिया कुछ बेसिक एलोकेशन पावर में सोसाइटी में कौन करेगा, ठीक है, क्योंकि हमने मान लीजिए हमने अभी किया था ना, हमने रूल्स बना दिए, बट रूल्स के अकॉर्डिंग हम चल भी रहे, लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि वो रूल्स बनाएगा, कौन से रूल्स चलेंगे कौन से नहीं, डिसीजन मेकर कौन होगा, कौन डिसीजन लेगा, किसके पास पावर होगी, ये भी कौन देता है, हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है। द सेकेंड फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाइज हु हैज़ द पावर टू मेक द डिसीजंस एंड हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूटेड। कॉन्स्टिट्यूशन ही इंश्योर करता है कि किसके पास कौन सी पावर रहेगी और किसके पास नहीं, ठीक है। बेसिक एलोकेशन जो है सोसाइटी में वो कॉन्स्टिट्यूशन ही देता है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में ही लिखा होता है कौन सी पावर किसके पास होगी, कैसे गवर्नमेंट बनेगी, कौन से इलेक्शंस होंगे, है ना। जैसे मान लीजिए अगर मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन है तो मोनार्क डिसाइड करेगा, ठीक है। जैसे कुछ कॉन्स्टिट्यूशंस में, जैसे सोवियत यूनियन था तो उसके अंदर एक सिंगल पार्टी का राज चलता था, तो वही पार्टी सब कुछ डिसाइड करेगी। डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन है जैसे इंडिया का है, तो वहाँ पर मेन पीपल कौन होंगे, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में 1 मार्क क्वेश्चन में आ सकता है, कौन लेगा, पीपल डिसाइड करते हैं, ठीक है। डेमोक्रेसी में हमेशा रूलर या रिप्रेजेंटेटिव भी नहीं डिसाइड करेगा,
पीपल डिसाइड करते हैं, ठीक है, बट ये भी सिंपल नहीं है, इसमें भी पीपल में कैसे होगा, पीपल डिसाइड करेंगे या फिर वो अपना रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करेंगे, रिप्रेजेंटेटिव चूज़ करेंगे तो कैसे, डायरेक्टली वोट करेंगे या इनडायरेक्टली वोट करेंगे, ठीक है। अब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जैसा कि इन्होंने एग्जाम्पल दिया है इसमें कि पार्लियामेंट जो है उसके पास हमने अपनी पावर दे रखी है टू डिसाइड द लॉज एंड पॉलिसीज़, एंड दैट पार्लियामेंट जो है उसी तरीके से ऑर्गेनाइज्ड होता है, क्यों, जिस तरीके से उसको पावर दी गई उस तरीके से वो अपने आप को ऑर्गेनाइज करता है। ऑर्गेनाइज मतलब कि वो उसे पीपल इलेक्ट करते हैं। पार्लियामेंट में हमेशा लोग पीपल्स के द्वारा इलेक्टेड होते हैं, क्यों, बिकॉज उनके पास डिसीजन मेकिंग पावर है। इसलिए कोई भी लॉ बनाने से पहले सबसे पहले यही आपको देखना है कि कौन उसको इनेक्ट करेगा, किसको पावर देंगे, कि कौन ये इंश्योर करेगा कि लॉ जो है वो अच्छे से एनफोर्सेबल है। अगर पार्लियामेंट इनेक्ट करेगी तो उसके ऊपर भी वो अथॉरिटी कौन दे रहा है, पार्लियामेंट को पावर कौन दे रहा है, पार्लियामेंट को पावर दे रहा है कॉन्स्टिट्यूशन, है ना। सो डेफिनेटली कॉन्स्टिट्यूशन का दूसरा फंक्शन आ जाता है कि वो ये बताता है कि किसके पास कौन से डिसीजंस लेने की पावर है। उसके बाद आ जाइए थर्ड, लिमिटेशंस ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। सो सिर्फ ये नहीं है कि सबको पावर देता फिर रहा है, मान लीजिए हमने पावर दे दिया, पावर का गलत यूज़ हो गया, एंड जो है ऐसी हमने पावर दी कि उन्होंने हमें रिलीजन को प्रैक्टिस करने से मना कर दिया, हमारा जो है कुछ भी हमें रोक दिया, ड्रेसेस पहनने से रोक दिया या एनी अदर थिंग, तो फिर अब हमने पावर दी है तो हम उस पर लिमिट भी लगाएंगे। कोई भी चीज़ लिमिट से बाहर जब हो जाती है, चाहे वो अच्छी भी हो, वो क्या हो जाती है, खराब ही करती है। तो वही बात है, मान लीजिए गवर्नमेंट ने पास भी कर दिया, फिर भी ऐसा होता है कि कहीं ना कहीं प्रोसीजर में भी अनजस्टनेस या अनफेयरनेस आती ही है, चाहे कितनी अच्छी गवर्नमेंट हो। तो इसलिए लिमिट लगाना बहुत ज़रूरी है। इसलिए थर्ड फंक्शन गवर्नमेंट का क्या है कि इट सेट सम लिमिट ऑन द पावर्स ऑफ द गवर्नमेंट। अब इस पर ये क्वेश्चन आ सकता है 2 मार्क्स का कि भाई लिमिट कैसे सेट होगी, समझ में नहीं आया, लिमिट कैसे लगाएंगे गवर्नमेंट पे। तो देखिए, जो हमारे फंडामेंटल राइट्स होते हैं ना, वो सबसे बड़ा लिमिट होता है। आप लिमिटेशंस लगा रहे हैं ना, तो लिमिटेशंस फंडामेंटल होनी चाहिए, यानी कि आपको इंश्योर करना है कि लिमिट्स ऐसी लगाएं जो गवर्नमेंट कभी भी ट्रेसपास ना कर पाए। तो जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं, आपने क्लास 9th में पढ़ा होगा, सिटीजन्स को मिलते हैं, उसको गवर्नमेंट तक वॉयलेट नहीं करती। अगर गवर्नमेंट वॉयलेट करेगी तो उन पर भी कार्रवाई होगी। तो वही चीज़ है कि पावर गवर्नमेंट के ऊपर एक तरीके से लिमिट लग गई, क्योंकि सिटीजन्स जो हैं वो अपने राइट को ऑब्वियसली यूज़ करेंगे ना। सारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑलमोस्ट एक बेसिक क्लस्टर ऑफ राइट बनाते हैं, ठीक है, और ये जो है सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करते हैं फ्रॉम आर्बिट्ररी यूज़ ऑफ पावर बाय द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट जो है अपनी पावर का गलत इस्तेमाल नहीं करे, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। नॉर्मली कुछ बेसिक लिबर्टीज़ मिलती हैं, जैसे राइट टू स्पीच, फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ कॉन्साइंस, फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन, फ्रीडम टू कंडक्ट ट्रेड और बिजनेस। अब फ्रीडम ऑफ स्पीच है तो हमारे फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर क्या है कि हम प्रोटेस्ट कर सकते हैं गवर्नमेंट के किसी भी लॉ के अकॉर्डिंग, एंड गवर्नमेंट कुछ नहीं कर सकती, मतलब रोक नहीं सकती, प्रोवाइडेड दैट कि वो प्रोटेस्ट आपका पीसफुल हो। तो एक तरीके से लिमिटेशन लग गई, गवर्नमेंट जो चाहे कुछ नहीं कर सकती, प्रोटेस्ट स्टार्ट हो जाएंगे। तो वही है, लेकिन हाँ कुछ केसेस में जो है ये राइट्स काम नहीं आते हैं, जैसे इमरजेंसी पीरियड में, या फिर जो भी सर्कमस्टांसेस कॉन्स्टिट्यूशन बताए कि इन सिचुएशंस में जो है फंडामेंटल राइट्स काम नहीं करेंगी। तो एक तरीके से लिमिट भी लगाता है कॉन्स्टिट्यूशन। अब आ जाइए एस्पिरेशंस और द गोल्स ऑफ द सोसाइटी। जनरली जितने भी पुराने कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उनके अंदर डिसीजन मेकिंग पावर एंड लिमिट्स तक ही हैं, लेकिन आजकल के जो 20th सेंचुरी के आए हैं, जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन भी 1950 में बना है, तो वो सब जो है वो सिर्फ और सिर्फ जो है शेलोनेस नहीं दिखा रहे कि भाई पावर बता दी, लॉस बता दिए, लिमिट बता दिए, बट दे आर ऑल्सो इंश्योरिंग कि गवर्नमेंट से सारी पावर ली ना जाए, बट गवर्नमेंट को कुछ पावर दी भी जाए, राइट। कुछ एस्पिरेशंस जो हैं, सोसाइटी के जो एस्पिरेशंस हैं, उनको पूरा करने का पूरा जो है मौका मिले गवर्नमेंट को, ठीक है। लेकिन जो भी एस्पिरेशन गोल्स है उसके लिए गवर्नमेंट काम करे, तो वो एस्पिरेशंस एंड गोल्स को भी कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा जाता है। जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बहुत ही इनोवेटिव रहा है, जैसे सोसाइटीज़ जो है हमारी, बहुत ज़्यादा इनइक्वलिटी उनके अंदर थी, है ना।
तो हमने गवर्नमेंट को पावर दी कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू कि आप पॉजिटिव मेजर्स ले सकते हैं इन टाइप ऑफ इनइक्वालिटीज़ को ओवरकम करने के लिए। जैसे इंडिया का एक एस्पिरेशन ये है कि हमें कास्ट फ्री ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन वाली सोसाइटी बनानी है। उसके हिसाब से हमने पावर्स दी हुई हैं गवर्नमेंट को कि आप कुछ पॉजिटिव मेजर्स लीजिए कास्ट के लिए, है ना। और वही उस तरीके से जो है साउथ अफ्रीका में रेशियल डिस्क्रिमिनेशन है, तो उन्होंने अपनी गवर्नमेंट को ये पावर दे रखी है कि आप ये जो एस्पिरेशन या गोल है सोसाइटी का, उसको करने के लिए कुछ पॉजिटिव मेजर्स लीजिए, कुछ कीजिए इन लोगों के लिए। तो ये क्या है, एस्पिरेशन और गोल ऑफ सोसाइटी भी कहाँ आ रहा है। देखिए, फोर्थ फंक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू अनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल दी एस्पिरेशन ऑफ सोसाइटी एंड क्रिएट द कंडीशंस फॉर जस्ट सोसाइटी, है ना। एस्पिरेशंस गवर्नमेंट फुलफिल करे, कंडीशंस बनाए अच्छी, ये कौन इंश्योर कर रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन। एक एग्जांपल दे रखा है, जैसे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के फ्रेमर्स थे, तो उन्होंने सोचा कि जो इंडिविजुअल है सोसाइटी में, हमारी सोसाइटी ऐसी रहे कि सभी को एटलीस्ट मिनिमल डिग्निटी और सोशल सेल्फ रिस्पेक्ट मिले, यानी कि मिनिमम वेलबींग के लिए जो चीज़ें चाहिए होती है, जैसे एजुकेशन, हेल्थ, ये तो मिनिमम चीज़ें ये चाहिए ही होती है हर एक पर्सन को, वो एटलीस्ट स्टेट प्रोवाइड करे, कोई भी ऐसा पर्सन ना हो जो ना हो। और इन पॉजिटिव वेलफेयर मेजर्स लेने के लिए कहा गया कि लोगों को जो है ये सब चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए आप कुछ ना कुछ करते रहिए, और इसको लीगली एनफोर्सेबल बनाया कि अगर नहीं करेंगे तो फिर मे बी गवर्नमेंट पर कुछ होगा। और ऐसा बहुत सारे ऐसे पार्ट्स हैं, जैसे प्रीएम्बल में भी ये लिखा हुआ है, फिर फंडामेंटल राइट्स में भी आपको मिलेगा, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में मिलेगा, जिसको हम आगे करेंगे। तो गवर्नमेंट पूरा ट्राई करती है कि वो इन एस्पिरेशंस को फिल करे, लेकिन उसको पावर कौन दे रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन ही दे रहा है ना। देखिए, ये आपके बॉक्स दे रखे हैं, मैंने बोला था ना नथिंग विल बी मिस्ड अप, तो ये थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन आपको जो है सीधा अगर आप ये ऑडियो भी पढ़ के जाएंगे तो यू विल गेट अ वेरी वेरी डिसेंट, वेरी वेरी नाइस मार्क्स एंड समटाइम्स इवन फुल। तो देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सिर्फ रूल्स एंड रेगुलेशन के बारे में नहीं, बट वो गवर्नमेंट को भी पावर देता है कि कुछ अच्छी चीज़ें करें। जैसे साउथ अफ्रीका का कॉन्स्टिट्यूशन है, वो गवर्नमेंट को बहुत सारे मेजर्स लेने के लिए कहता है कि कंजर्वेशन नेचर को बचाने के लिए कुछ कीजिए, ठीक है। अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन जिनके साथ हो रहा है उनके लिए कुछ कीजिए, एडिक्वेट हाउसिंग, हेल्थ केयर सबको दीजिए, जैसे हमारे इंडिया में है। इंडोनेशिया में गवर्नमेंट को टास्क दिया जाता है कि वो सारे नेशनल एजुकेशन को एस्टेब्लिश भी करेंगे और कंडक्ट भी करवाएंगी। इवन वो ये इंश्योर करती है कि पुअर और डेस्टिट्यूट चिल्ड्रन जो होते हैं उनको भी उनका भी देखभाल कौन करेगी, गवर्नमेंट करेगी। तो इस तरीके के मेजर्स सिर्फ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं, हर जगह देखे जाते हैं। एस्पिरेशन एंड गोल पर एक जो है कार्टून है, जनरली लोग कंफ्यूज होते हैं, बट ये कार्टून क्लियरली किस पर है, डिफरेंट एस्पिरेशंस को दिखाता है। ये बीच में कौन है ये पूछ लिया जाता है इस कार्टून से, तो बीच में कौन है, हमारे जो जवाहरलाल नेहरू है, द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू जी, तो वो है यहाँ पर, ठीक है। ये क्या कर रहे हैं, ये बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं डिफरेंट विजन्स एंड आइडियोलॉजी को। कैन यू आइडेंटिफाई व्हाट दीज डिफरेंट ग्रुप स्टैंड फॉर। तो अभी देखिए, ये जो ग्रुप है एक्चुअली में यहाँ पर वो क्या कर रहे हैं, नेशनल एंथम को डिसाइड किया जा रहा है। तो डिफरेंट एस्पिरेशन और डिफरेंट विजन है। एक जना कहता है कि वंदे मातरम को बनाइए, और ये ग्रुप कह रहा है कि जनगण मन को बनाइए। और नेहरू जी क्या कर रहे हैं, दोनों के बीच में बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये क्या बताता है, जो डिफरेंट एस्पिरेशन सोसाइटीज़ में रहते हैं उनको ये शो कर रहा है, ठीक है। Who do you think prevailed in this balancing act? Obviously, जनगण मन को बनाया गया नेशनल एंथम। चलिए आइए, लास्ट जो फिफ्थ है, इज अ फंडामेंटल आइडेंटिटी ऑफ द पीपल। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन ही एक ऐसी चीज़ है जो कि लोगों को एक आइडेंटिटी देती है, लोगों को एक पहचान देती है। नॉर्मली लोगों की क्या पहचान होती है, हम हिंदू हैं, हम मुस्लिम हैं, हम सिख हैं, हम जैन हैं, हम पारसीज हैं, ठीक है, रिलीजन बेसिस पर है। या फिर हम डॉक्टर्स में आते हैं, हम इंजीनियर्स में आते हैं, कुछ तो ऐसा हो जो हम सबको जोड़ें, जिसमें हम सबकी आइडेंटिटी एक हो। दैट इज़ कि हम सब क्या हैं, हम सब इंडियंस हैं, हम सब जो हैं ह्यूमंस हैं, हम सब जो हैं आप देख लीजिए कि गुड सोल्स हैं, ठीक है। ये जो है ऐसी जो आइडेंटिटीज़ हैं, फंडामेंटल आइडेंटिटी है ये, ठीक है, हर एक पर्सन की अलग अलग नहीं है।
ये हमको कौन देता है? ये हमको कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है। मेनी सेट ऑफ आइडेंटिटीज हो जाती है, 4 आइडेंटिटीज हमको कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है। पहली हमको दे रहा है पॉलिटिकल आइडेंटिटी। जैसे कि पॉलिटिकल आइडेंटिटी कैसे, जो बेसिक नॉर्म्स प्रिंसिपल्स हमें कॉन्स्टिट्यूशन दे रहा है, हम सब एग्री कर रहे हैं कि भाई हम उन सारे बेसिक नॉर्म्स एंड प्रिंसिपल्स को फॉलो करेंगे, तो हम क्या बन गए? एक पॉलिटिकल एंटाइटी बन गए, उससे हम सबकी पॉलिटिकल आइडेंटिटी सेम हो गई। सेकेंड, क्योंकि हम सेम रूल्स एंड प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हैं। फिर आ जाती है मॉरल आइडेंटिटी। देखिए, क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया कि एस्पिरेशन, गोल्स एंड फ्रीडम्स को भी देख रहा है, वो हमारे ऊपर रिस्ट्रिक्शंस लगा रहा है कि ये करना सही है और ये करना गलत है। मान लीजिए कास्ट डिस्क्रिमिनेशन हमारे लिए एक एस्पिरेशनल गोल है, कास्ट नॉन डिस्क्रिमिनेशन हमारे लिए एक एस्पिरेशन या गोल है, तो हमारे ऊपर अथॉरिटेटिव रिस्ट्रिक्शन लग गया है कि हम किसी के भी खिलाफ कास्ट के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन ना दिखाएं, हम एक इक्वलिटी दिखाएं। तो ये क्या है? एक मोरल वैल्यू हमारे अंदर आ गई। तो ये हमारी मोरल आइडेंटिटी भी है कि वी ऑल बिलीव इन इक्वलिटी। थर्ड हो जाता है हमारी इंटरनेशनल आइडेंटिटी। इंटरनेशनल आइडेंटिटी कैसे? देखिए, जितने भी पॉलिटिकल मोरल वैल्यूज़ हैं वो शेयर करते हैं डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रेडिशन। मतलब मान लीजिए इंडिया भी एक डेमोक्रेसी है, तो इंडिया में भी एक डेमोक्रेसी का वैल्यू है और यूएस भी एक डेमोक्रेसी है। दोनों में क्या है? डेमोक्रेसी का वैल्यू है। तो डेमोक्रेसी हम दोनों ही शेयर कर रहे हैं। तो हम लोग इंटरनेशनली हमारी आइडेंटिटी क्या होगी? वी आर द डेमोक्रेटिक कंट्रीज, है ना। और जो नॉन डेमोक्रेटिक हैं, दे आर द नॉन डेमोक्रेटिक कंट्रीज, उनकी एक वो आइडेंटिटी बन गई। तो हमको कौन दे रहा है? ठीक है, इंटरनेशनल आइडेंटिटी। अब देखिए नेशनल आइडेंटिटी। अब नेशनल आइडेंटिटी के भी डिफरेंट वेज होते हैं। 2 मार्क्स क्वेश्चन आ सकते हैं कि नेशनल आइडेंटिटी क्या होता है। नेशनल आइडेंटिटी जो है वो होता है कि रिलेशनशिप क्या है डिफरेंट रीजन्स ऑफ अ नेशन एंड सेंट्रल गवर्नमेंट में। ठीक है, ये जो है इट कॉन्स्टिट्यूट द नेशनल आइडेंटिटी। जैसा रिलेशनशिप होगा वैसी आइडेंटिटी बनेगी। जैसे मोस्ट नेशंस में क्या होता है, हिस्टोरिकल ट्रेडिशंस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है और डाइवर्स ग्रुप्स होते हैं, तो वो जो है कईयों में रिलीजन या फिर एथनिसिटी को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जाती है। जैसे जर्मन की आइडेंटिटी जो है वो एथनिकली जर्मन होनी चाहिए, एथनिसिटी के बेसिस पे वो अपनी सिटीजनशिप देते हैं। ठीक है, वेयर एज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो कोई भी ऐसा एथनिक आइडेंटिटी के बेसिस पे क्राइटेरिया सिटीजनशिप का नहीं बनाता है। ठीक है, रिलीजन के बेसिस पे किसी को सिटीजनशिप नहीं देता है। तो दिस इज देयर। अब इसके बाद देखिए एक कार्टून भी है आपके लिए। तो ये कार्टून में क्या है कि ये जो है इराकी कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा है। ठीक है, सद्दाम हुसैन की गवर्नमेंट जब गई थी 2003 में इराक इन्वेजन हुआ था, जो कि आप इंडियन क्लास 12 में करेंगे। ठीक है, यूएस ने इराक में जो है इन्वेड किया था और वहाँ पे जो गवर्नमेंट थी सद्दाम हुसैन की, उसको बोला कि ये नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है और हम डेमोक्रेसी को प्रमोट करने के लिए उनकी गवर्नमेंट गिरा दी। और जो है उसके बाद एक नया इराकी कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कोशिश की जिसके अंदर क्या होगा, डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन में बेस्ड होगी। अब ये जो नया कॉन्स्टिट्यूशन बना था उसमें बहुत सारे कन्फ्लिक्ट देखने को मिले थे डिफरेंट एथनिक ग्रुप्स के बीच में। ठीक है, नाउ व्हाट डज दिस डिफरेंट पीपल स्टैंड फॉर। तो यहाँ पे देखिए ये बगदाद है विच इज़ द कैपिटल ऑफ द इराक। ठीक है, ये देखिए डिफरेंट ग्रुप्स हैं, जैसे कुर्द ग्रुप हो गया, उसके बाद सुन्नीस भी एक जो है रिलीजन वाला बेस्ड है, फिर शितीज। ठीक है, आई हैव गॉट द पेन, आई शुड राइट इट, आई हैव गॉट द इंक, लेट मी राइट इट, आई हैव गॉट द पेपर, आई विल राइट इट। तो ये तीनों ग्रुप्स लड़ रहे हैं कि भाई कॉन्स्टिट्यूशन कौन बनाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स और किसके इंटरेस्ट में होंगे। अब जैसे ये बोल रहा है कि मैं इंक लेकर आया हूँ तो मुझे बनाने दो, ये बोल रहा है कि नहीं मैं पेन है लेकर आया हूँ तो मेरे को लिखना चाहिए। वो तीसरा बोल रहा है कि मैं पेपर लेकर आया हूँ तो मुझे राइट है कि मैं बोलूँ। तो ये जो ग्रुप्स हैं वो आपस में डिवाइड कर रहे हैं। कंपेयर द कन्फ्लिक्ट डिपिक्टेड हियर विद दैट डिपिक्टेड इन अर्लियर कार्टून्स फॉर द यूरोपियन यूनियन एंड इंडिया। कंपेयर कीजिए, इंडिया में क्या था, डिफरेंट एस्पिरेशंस दिखाए जा रहे थे। एक ग्रुप बोल रहा था वंदे मातरम, एक बोल रहा था जनगण मन। यूरोपियन यूनियन में क्या था, डिफरेंट विजन्स के कारण दे फेल्ड अप। तो वही चीज़ है। ठीक है, नाउ दैट दे हैव एग्री टू जॉइन हैंड वी एक्सपेक्ट अ कॉन्स्टिट्यूशन वेरी सून। ये देखिए कितनी जो है यहाँ पर फेकेटनेस दिखाई दे रही है, फेकेट दिखाई दे रहा है या फेकनेस दिखाई दे रही है।
द पर्सन जो है सबके सामने तो बोल रहा है कि हम कॉन्स्टिट्यूशन जल्दी ही सून एक्सपेक्ट करें, बट पीछे से क्या हो रहा है, डिफरेंट ग्रुप्स में जो है लड़ाइयाँ चल रही हैं. सो दैट्स इट फॉर द डे एंड आई वुड रियली लाइक टू से यू थैंक यू फॉर सीइंग माई वीडियोज़. आपको नोट्स मिल जाएंगे बहुत ही जल्दी से, एंड आप मेरे टेलीग्राम चैनल से आप इसके नोट्स डाउनलोड कर लीजिए. एंड लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, कमेंट